हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत प्रथम भाषा हिंदी उसके प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 10 के गणित, भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान इन 3 विषयों के मॉडल एक्टिविटी टास्क के भाग 1 और भाग 2 उसको हल किया था। मुझे आशा है तुमने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। तो आज मैं तुम लोगों के लिए हिंदी मॉडल एक्टिविटी टास्क जो है उसको हल कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि यह थोड़ा विलंब से आया हुआ वीडियो है और पता नहीं तुमको यह कितना हेल्प कर पाएगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि तुम अपने उत्तर सटीक ढंग से इस वीडियो के माध्यम से लिख पाओगे। हो सकता है इस महीने या अगले महीने तुम लोगों को 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क मिलेगा और उस एक्टिविटी टास्क में ग्रेडिंग सिस्टम होगी, यानी तुम्हारा उत्तर जितना सही होगा तुम्हें उतने अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो तुम लोग जानते हो कि हम लोग इस चैनल पर जो भी वीडियो डालते हैं उसकी कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ वीडियो क्वालिटी भी बढ़िया होती है अन्य वीडियो के नस्बत। तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो ताकि जो नया एक्टिविटी टास्क तुम लोगों को स्कूल की तरफ से मिले उसका टॉप क्वालिटी कंटेंट्स के साथ वीडियो तुम्हें मिल सके। तो चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं और मुझे लगता है कि क्लास 10 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें हिंदी विषय पर सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। 8 प्रश्न जो कि तुम्हारे हाथ में जो एक्टिविटी टास्क है वहाँ भी है, तुम लोग जानते हो उसको। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग प्रश्न के हल की तरफ। एक बात और कह दूँ, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद यदि तुम्हें यह अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगे तो ज़रूर डिसलाइक करो और संभव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि तुम्हें इस वीडियो में क्या खराब लगा जिसके कारण तुमने इसे डिसलाइक किया है, ताकि अगले वीडियो में हम उन चीज़ों को ध्यान रखकर और भी बेहतरीन क्वालिटी के वीडियो तुम्हारे लिए ले पाएँ। तुम्हारे मन में कोई संशय है, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। प्रश्न संख्या 1 स्क्रीन पर तुम लोग देख पा रहे हो। पहले प्रश्न में है, रैदास के पद पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। रैदास किस कार्य से संबंधित थे? इसका उत्तर है रैदास चर्मकार कार्य से संबंधित थे। दूसरा है, यदि भगवान चंदन है तो रैदास क्या है? तो रैदास पानी है। रैदास की मति कैसी है? तो रैदास की मति चंचल है। यह है पहले प्रश्न के क का उत्तर। चलते हैं प्रश्न 1 के ख की तरफ। प्रश्न है, धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, कॉमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? उत्तर है, कॉमेट शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की कोमेते शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला। प्रश्न संख्या 2, वराहमिहिर ने धूमकेतुओं के बारे में क्या लिखा है? तो वराहमिहिर ने धूमकेतु के दर्शन के बारे में कहा है कि कोई भी धूमकेतु के दर्शन होने या अस्त होने का काल गणित की किसी विधि से जाना नहीं जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, तीखे ब्राहे कौन थे? उत्तर है, तीखे ब्राहे यूरोप के एक महान ज्योतिषी थे। प्रश्न संख्या 4, हेली का धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? उत्तर है, हेली का धूमकेतु पुनः सन 2062 में दिखाई देगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मताप से क्या प्रेरणा मिलती है? अब चूंकि हमने पुस्तक जो पढ़ा है उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कविता है वो आत्मताप न होकर के वो क्या है? आत्मत्राण। तो यहाँ गलती है, इसको ठीक कर लोगे। इसका आंसर है, कविगुरु रविंद्रनाथ ईश्वरवादी तथा मानवतावादी कवि थे। उनका मानना है कि मनुष्य अपने जीवन काल में विभिन्न कष्टों को ढोते ढोते निराश हो जाता है, थक जाता है, रास्ता भटक जाता है। ऐसे में कविवर मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखने की प्रेरणा देते हैं। उनके अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट अथवा प्रतिकूल क्यों न हो, मनुष्य को ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उनका अपने दम पर सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म तथा धर्म आचरण के द्वारा उन विकट परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाना चाहिए। इस प्रकार कविगुरु मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखते हुए विकट परिस्थितियों को अपने आत्मबल द्वारा पराजित करने की प्रेरणा देने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न संख्या 3, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर, उसने कहा था शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। संपूर्ण कहानी के तल पर उसके चरित्र का प्रकाश छाया हुआ है।
वह एक आदर्श प्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ योद्धा तथा विवेकशील व्यक्ति के रूप में अपने चारित्रिक स्वरूप का परिचय देता रहता है। उसमें शौर्य और वीरता की कमी नहीं है। साहस और उत्साह, विश्वसनीयता और दृढ़ संकल्पशीलता उसकी दुर्लभ चारित्रिक पूंजी है। उसके बहुआयामी चारित्रिक विशेषता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में मूल्यांकित कर सकते हैं। आदर्श प्रेमी। लहना का संपूर्ण चरित्र एक आदर्श प्रेमी का चरित्र है। कहानी के आरंभ में ही वह बालपन से प्रेम की कोमल भावनाओं से अनुप्राणित दिखाई पड़ता है। उस बालिका के प्रति उसके मन में जो आकर्षण और कौतूहल का भाव है, वही कालक्रम में प्रेम भाव धारण कर लेता है। प्रेम का यह अमर दीप निरंतर मन मंदिर में जलता रहता है। वर्षों बाद उसकी भेंट उस प्रेमिका से होती है जो सूबेदारनी के रूप में उससे मिलती है। दूसरा पॉइंट है सच्चा सिख। फौज में रहने तथा लड़ाई के मैदान में रहने पर भी लहना सिंह धर्म से विमुख नहीं होता है। इस बात का पता फिरंगी मेम के प्रसंग से चलता है जब वह कहता है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट पीने में हठ करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। तीसरा पॉइंट है वीर और कुशाग्र बुद्धि। लहना सिंह वीर है। वह युद्ध से छुटकारा नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि बीच बीच में मार्च करने का हुक्म मिलता रहे, क्योंकि बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह लहना सिंह की कुशाग्र बुद्धि का ही फल है कि वह नकली पलटन साहब को पहचान कर अपने साथी सैनिकों की जान बचाता है, अन्यथा सब के सब मारे जाते। चौथा पॉइंट है मानवीय संवेदना से भरपूर। लहना सिंह कठोर सैनिक होने के साथ साथ मानवीय संवेदना से भी भरपूर है। यही कारण है कि वह बुखार में तप रहे बोधा सिंह को अपनी जर्सी तक पहना देता है तथा उसके बदले पहरा भी देता है। इतना ही नहीं, वह अपने घाव की परवाह न कर पहले बोधा सिंह को उपचार के लिए अस्पताल की गाड़ी में भेज देता है। प्रश्न संख्या 4, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरिक सेकेविच द्वारा रचित कहानी नन्हा संगीतकार एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। यहाँ लेखक ने एक ऐसे अभागे बालक जेन की दर्दनाक जीवन को दर्शाने के साथ साथ सभी को यह संदेश दिया है कि हमें भी बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को समझकर उसे विकसित होने का अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। कहानी के आरंभ में जिसकी हालत इतनी खराब रहती है कि पाठकों के मन में हलचल मच जाती है। लोहार की पत्नी तो कह डालती है कि बेहतर होगा जल्दी इसका नामकरण हो जाए, वरना इसकी बेजान आत्मा जहाँ तहाँ भटकेगी। किसी तरह बालक बच गया और 10 साल का हो गया, किंतु दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। सूखी देह और पिचके गाल। गरीब माँ उसका पेट तक न भर पाती। अभाव के कारण बच्चों के खेलने, खाने और आनंद करने की आयु में जेन को घने जंगलों में स्वयं के लिए एवं माँ के लिए मशरूम खोजने जाना पड़ता था। पड़ोसी कहते थे कि यह बदनसीब बालक अब ज़्यादा दिन बच नहीं पाएगा, किंतु इस अभागे के लिए किसी की सहानुभूति न थी। लेखक कहते हैं कि ईश्वर ने जेन को कुछ नहीं दिया, किंतु उसके अंदर संगीत के प्रति अतिशय जुनून पैदा कर दिया था। उसके दर्दनाक जीवन में जो चीज़ उसे सुख प्रदान करती है वह संगीत है। उसके संगीत के प्रति प्रेम को स्पष्ट करने के लिए लेखक लिखते हैं, रात को जब मेढक टर्राते, चारागाहों पर कुक्कुट चित्कार करते, दलदल में पिछले धमा चौकड़ी मचाते, पीछे मुड़गे बांग देते, तो बालक सो नहीं पाता था। फिर जब शराब खाने के बाहर बैठकर संगीत सुनता है, पाठकों का मन छू जाता है। धार्मिकता की लहरें तब उठती गिरती है जब उसकी एकमात्र इच्छा वायलिन बजाना उसका प्राण ले लेता है। वह बेचारा खाली घर में वायलिन छूने गया तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। न्यायाधीश के आदेशानुसार उसे पीटा गया। उसको न तो किसी ने रोका, ना किसी ने उसकी रक्षा की। दवा और अन्न के अभाव में नन्हा संगीतकार का अंत समय आ गया। लगता है इस छोटे से बालक की आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए किरणों ने एक मार्ग बना दिया हो। पाठकों का हृदय तब रो उठता है जब बालक मृत्यु से लड़ते हुए माँ से पूछता है, भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा क्या? निष्कर्ष पाठकों के हृदय को जीत लिया और उसके मर्म को स्पर्श किया। लेखक लिखते हैं, कम से कम मृत्यु की इस घड़ी में इस बदनसीब बालक को सूर्य की किरणों से प्रदीप्त एक उज्ज्वल चौड़ी मार्ग नसीब हुआ, वरना उसे जीवन भर कटीले रास्ते पर ही चलना पड़ा था। अगला प्रश्न, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ऐतिहासिक एकांकी है।
इस एकांकी में राजभक्ति, कर्तव्य पालन, त्याग आदि का अभूतपूर्व संगम हुआ है। इस एकांकी के मूल उद्देश्य में हम देखते हैं कि इस एकांकी को मेवाड़ के इतिहास की अमर पात्र पन्ना के उत्सर्ग के प्रकाशन के लिए लिखा गया है। पन्ना का चरित्रांकन एकांकी का प्राण है। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी लालच, कोई भी जागीर उसे अपने पथ, कर्तव्य, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से विचलित नहीं कर सकी। एकांकी का उद्देश्य एकांकी के माध्यम से पाठकों के समक्ष पन्नाधाय के देश प्रेम और राष्ट्रहित के लिए अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के बलिदान और त्याग को दिखलाना है। पन्नाधाय सच्चे अर्थों में दीपदान अर्थात कुल के दीपक का दान करती है। त्याग और बलिदान से मनुष्य का चरित्र महान बन जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करना ही दीपदान एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। ये था प्रश्न 5 का उत्तर। चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। तीसरे कसम की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के पात्रों में हीराबाई एक प्रमुख नारी पात्र है, जिसके चरित्र को कहानीकार ने उच्चता प्रदान की। वह एक अत्यंत सुंदरी, कलाकार और सरल व्यक्तित्व की नारी है, जिसमें अपनी कला और सौंदर्य का थोड़ा भी अहंकार नहीं है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, अत्यंत सुंदरी। तीसरी कसम कहानी की नायिका हीराबाई के अंदर सौंदर्य के साथ ही हृदय की सुकुमारता के दर्शन भी होते हैं। अनपढ़ और सामान्य हीरामन जैसे पात्र से भी वह सहज एवं सरल आत्मीय भाव रखती है। दोनों में कोई तुलना नहीं, फिर भी वह हीरामन को एवं उसके अन्य गारीवान साथियों को हेय दृष्टि से नहीं देखती। हीरामन के साथ वह सहजता का अनुभव करती है। दूसरा पॉइंट है संवेदनशील। हीराबाई एक संवेदनशील नारी है। हीरामन की सरलता से अनुराग रखती है। महुआ घटवारिन की करुण कथा सुनकर वह द्रवित हो जाती है। रेलवे स्टेशन पर हीरामन से विदा लेते समय वह संवेदनशील हो उठती है। महुआ घटवारिन की दर्द भरी कथा सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था भाव। हीराबाई एक नौटंकी कंपनी में कलाकार है। वह अपनी संस्कृति और परंपरा को यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, भूली ही नहीं है। वह कजरी नदी के घाट पर जब हाथ धोने के लिए जाती है तो वह भारतीय नारी की तरह सिर नीचा करके एवं सिर को आंचल से ढककर गांव की बहू बेटी की तरह नदी में धीरे धीरे प्रवेश करती है। बड़ी ही शांत और गंभीर स्वभाव की है। चौथा पॉइंट है मानवतावादी दृष्टिकोण। हीराबाई एक और साधारण नारी है। यहाँ थोड़ा गलती हो गया है। हीराबाई एक असाधारण नारी है। उसके अंदर अन्य कलाकारों जैसा कोई गर्व नहीं है। वह सबको आदर की दृष्टि से देखती है और आदर के साथ संबोधित करती है। जलपान लाने पर वह हीरामन को अपने साथ बिठाकर खिलाने का आग्रह करती है। उसके अंदर कार्य विभाजन को लेकर कोई हीन भावना नहीं है। पांचवा पॉइंट है उज्जवल चरित्र। हीराबाई वैसे तो नौटंकी में काम करती है, लेकिन अन्य कलाकारों की तरह वह नहीं है। वह कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह पवित्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीराबाई एक आदर्श नारी पात्र है, जो अप्रतिम कलाकार होने के साथ साथ मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित एवं संवेदनशील नारी है। प्रश्न 7, हिंदी में अनुवाद करें। अंग्रेजी सामने है तुम्हारे, इसका हिंदी अनुवाद ये रहा। मनुष्य और वृक्षों का बीच का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं मानव जाति का इतिहास। वे हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। ये थके हुए यात्रियों को शीतल छाया देते हैं, पक्षी उनमें घोंसला बनाते हैं, वे वर्षा लाते हैं और इस प्रकार जलवायु परिस्थितियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधकर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। प्रश्न संख्या 8 का क प्रश्न है कारक कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है कारक 8 प्रकार के होते हैं, यानी कारक के 8 भेद हैं। उसी के साथ एक प्रश्न है उनके नाम और विभक्ति चिन्ह लिखें। तो उनका नाम और विभक्ति चिन्ह इस टेबल में तुम देख पा रहे हो। हम लोग इसको नॉर्मली याद रखते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की नानेरी, अधिकरण मैं पढ़, संबोधन हे हो अरे। इसको अच्छे से लिख लेना। चलते हैं 8 के ख की तरफ। प्रश्न है समास से क्या समझते हैं। उत्तर है
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं और सामासिक पद बनने की इस क्रिया को समास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करना है। इसका आंसर तुम्हारे सामने। कर्मधारय समास का पहला या दूसरा खंड विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय होता है। जैसे विशेषण विशेष्य का उदाहरण है नील कमल, यानी नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। बहुब्रीहि समास, जिस समास को विग्रह करने पर कोई भिन्न अर्थ प्रकट हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, यानी गज के समान आनन वाला। गजानन हम जानते हैं गणेश जी को कहा जाता है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, लेकिन दशानन रावण के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ जो शब्द है उससे भिन्न अर्थ प्रकट हो रहा है। दूसरा है कर्मधारय समास का तीसरा पद प्रधान नहीं होता है, जबकि बहुब्रीहि समास का अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। और तीसरा अंतर है कि कर्मधारय समास का विग्रह पदात्मक होता है, जबकि बहुब्रीहि समास का विग्रह वाक्यात्मक होता है। इस प्रकार जो 8 प्रश्न थे हिंदी में उसको हमने हल कर लिया है। मुझे आशा है तुम्हें यह उत्तर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर के साथ हमेशा बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।